नमस्कार दोस्तों, प्रदीप एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज मैं सीटेट से सीडीपी का 30 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हुआ हूँ। देखिए, पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। नूर विद्यालय में अपना लॉन्च बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लॉन्च साझा करने के लिए कहा गया। तुझे आज अपना लॉन्च मेरे साथ साझा करना है क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लॉन्च साझा किया था। लॉरेंस कॉल्बर्ट्स के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह विन्यास प्रारूप को दर्शाता है। किस विन्यास को प्रारूप को दर्शाता है? कानून एवं व्यवस्था, पश्चात परंपरागत, आज्ञापालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान पूर्व परंपरागत। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, दो दो नंबर में समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जन समस्याओं की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जैसे जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिका, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। इसमें आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर राइट। 3 नंबर में है, हाल में पाठ चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है या जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है? नहीं, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी इसका राइट। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, 4 नंबर का। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोज पूर्व अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या पाण ढांचा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पाण ढांचा। आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकलित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? 5 नंबर में देखिए, संवेदी चालक अवस्था, इसमें नहीं होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आंसर नंबर मूर्त नहीं होगा। इसमें देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुसार आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। देखिए 6 नंबर का, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और अल्बर्ट बेंदूर। 6 नंबर देखिए कौन हो जाएगा? बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है और आंसर नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर में, पियाजे संज्ञानात्मक के विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? यानी 6 से 7 के शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें देखिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 8 नंबर में, हार्बर गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषताएं हो सकती है। ए, ध्वनि, ताल अथवा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहित योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्ति, आवाज़ के स्तर पर ताल एवं सौंदर्य। इसका आंसर पैटर्न को खोजने की तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने के लिए। ये आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आत्म और कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? जिसे समाजीकरण कहा जाता है, उसे डायरेक्ट समाजीकरण। आंसर नंबर ए हो जाएगा। फिर 10 नंबर में है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, आंसर ये है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता। व्यक्ति कारणों के फिर परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करती है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक प्रक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सही है, कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का डी आंसर। ये सही है। आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है।
एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में। आंसर नंबर ए हो जाएगा 11 का। चलिए 12 नंबर का सवाल है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचना में, केवल जहाँ भी रहे नेगेटिव वर्ड होता है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, न तो संरचना ये भी नहीं होगा। विविध प्रकार 12 नंबर का डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, डायरेक्ट डी नंबर आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पाल करना चाहिए? 13 नंबर में देखिए, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थी की प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, गलत बात। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रदर्शित करना चाहिए। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका, आंसर नंबर डी, राइट। देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपने योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, राइट। नंबर की ओर, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित पर लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है या किसका सूचक है? एक स्वलीन विद्यार्थी का, एक सृजनात्मकता का, या अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी का। ये आंसर नंबर सी हो जाएगा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी का। आंसर देखिए, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? किस प्रकार से इसको बता सकता है, संबोधित कर सकता है? 16 नंबर का देखिए, 16 नंबर का जो है, आकलन के लिए टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास में रटना नहीं होगा। विद्यार्थी देने के लिए तरीका का प्रयोग करना, गलत बात। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, गलत। डी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर का। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के अस्त्र पक्षों में कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की विकसित करना। इसमें दिया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? किस प्रकार से? अपसरी चिंतन पर बल देकर, अभिसरी चिंतन को हतोत्साहित करके, मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थी को जोखिम में लेने एवं चुनौतियां अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करके एवं समान कार्य। देखिए, ये वाला आंसर इसका सी नंबर का आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर सी नंबर नीचे आ गया था। आंसर नंबर ये सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, कौन सा कारक है? तो हो जाएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, गलत। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, गलत बात। विषय बच्चों को आंसर नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, आंसर नंबर डी। 19 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गलत। क्रियात्मक समस्या, गलत। प्रतिक्रिया निर्धारित समस्या परिस्थिति के लिए एक आयाम एवं सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? यहाँ निगेटिव पूछा है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रत्याशित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिवर्तन, चर्चा और दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान देना। ये निगेटिव हो जाएगा, आंसर नंबर डी इसका, नेगेटिव सब पॉजिटिव था। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव करते हैं? जो ध्यान नहीं देते उस पर किस तरह का शिक्षक बर्ताव करते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कह देते हैं, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटता है, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दे कर बताता है, उनसे बात करके था उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करता है। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? उनसे बात करके उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर बताना, उनसे बात करके था उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा,
देखिए नेक्स्ट संरचनावादी उपागम ज्ञान की संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अत्यधिक आवश्यक है, ये आंसर वो राइट नहीं था, गलत हुआ ये। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, 21 का सी नंबर होगा। उसने बात करके था उनकी अभिरुचि का अवलोकन, ये आंसर होगा, ये गलत हो गया था। संरचनावादी उपागम की ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। देखिए अनुबंध, दंड, अत्रवत आदि करना, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, आंसर नंबर ये हो जाएगा। 23 नंबर में है बच्चे अन्य घटनाओं के बारे में सहजनुभूति सिद्धांत का संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। सही बात, आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? संज्ञान एवं संवेग का किस प्रकार का संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र एक दिशीय संवेग संज्ञान, एक दिशीय पारस्परिक क्रिया होती है संज्ञान में समय, दूसरी दोनों के एक गतिशीलता, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। 24 का डी नंबर। देखिए कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करता है कौन सा कारक? देखिए इसमें विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षार्थी रणनीति, विद्यार्थी एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक। देखिए इसका आंसर नीचे आ गया है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि इसमें आपका चारों सही है, ये भी सही है। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, विद्यार्थी का सामाजिक, चारों राइट है। चलिए 26 निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? महत्वपूर्ण पहलू है जिसे सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ये महत्वपूर्ण पहलू हैं, आंसर नंबर 26 का ए ही हो जाएगा। 27 नंबर जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का संयोजन एवं संरचना करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऐसी स्थिति में संभावना क्या उत्पन्न होती है? 27 नंबर का अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिरुचि का विकास, आंसर नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 28 में बाल्य अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्य अवस्था से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम के रूप में समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुरूप यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक सामाजिक संरचना है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 28 का। इनमें से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेज गति से होता है और मूर्त रूप से सोचने एवं वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करता है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर का है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं। देखिए प्राथमिक एजेंसियां, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, धन्यवाद। अगला वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए।